हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट्स। माई सेल्फ अनुराधा शेखावत, आपकी जनरल साइंस फैकल्टी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी एक्सपर्ट आपकी सभी एसएससी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है, जिसके अंदर मैं आपका जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान वाला पार्ट लेने वाली हूँ। जनरल साइंस जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट फिजिक्स, सेकंड केमिस्ट्री और थर्ड है आपका बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी 2 पार्ट्स हैं। यानी कि पूरा जनरल साइंस का जो 4 पार्ट्स या 3 पार्ट्स हैं, बॉटनी और जूलॉजी बायोलॉजी के दो पार्ट्स अलग माने, वो सारा का सारा आपका पार्ट मैं लेने वाली हूँ। आज की क्लास हमारी पहली क्लास रहने वाली है जनरल क्लास की, जिसमें हम फिजिक्स के एक बहुत ही बेसिक टॉपिक से शुरुआत करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही हम सब्जेक्ट पे कंसेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट, इकाई और मापन। आप फिजिक्स के अंदर जितने भी टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे वहां सब जगहों पर आपके यूनिट एंड मेजरमेंट काम आएगा। यानी बेसिक टॉपिक, जैसे कि जब हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले नींव रखते हैं, तो नींव रखने के लिए फिजिक्स में अगर नींव रखनी है तो हमें क्या रखना पड़ेगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट या इकाई और मापन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो क्लास की शुरुआत से लेके क्लास के एंड तक आप सभी को जुड़े रहना है। यूनिट एंड मेजरमेंट को पढ़ने का या किसी भी टॉपिक को पढ़ने का बहुत सिंपल सा तरीका है साइंस के अंदर, कि आप पहले बेस के बारे में पढ़िए, फिर कंसेप्ट पे जाइए एंड देन आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। वही पैटर्न हम अपनी क्लासेस के अंदर रखने वाले हैं। पहले हम बेस पर जाएंगे, फिर कंसेप्ट पर जाएंगे एंड देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास क्योंकि बिल्कुल बेसिक टॉपिक पर है तो हम लोग शुरुआत बेस से करते हैं। चलिए, इस सेशन में हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करेंगे वो मैंने यहाँ पर लिखा है। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां क्या होती है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपका सामना बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज से होगा, बहुत सारी भौतिक राशियां जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। और वो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके अलावा यूनिट्स, जिस पर ये पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है, इकाई या मात्रक जिसको कहते हैं। यूनिट्स का ही एक पैरामीटर आ जाता है आपके पास, डायमेंशन या वीमाई। तो थर्ड टॉपिक है हमारा डायमेंशन या वीमाई। और लास्ट में बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर, यानी चाहे आप एसएससी सीजीएल देख लीजिए, सीएचएसएल देख लीजिए, एमटीएस वाला जो एग्जाम है उनमें देख लीजिए, अप्रेटिसेस के बारे में बहुत पूछा जाता है। यानी आपको अप्रेटिस का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये अप्रेटिस किस काम आता है, या फिर हो सकता है आपको क्या दे दिया जाए, वो इसका यूज दे दिया जाए और अप्रेटिस का नाम पूछ लिया जाए। तो ये 4 पॉइंट्स आप अगर इस सेशन के अंदर या इस टॉपिक के अंदर कवर कर लेते हैं तो इस टॉपिक का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां। आप लोगों के हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे, भौतिक राशि किसे कहा जा सकता है? अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहूं तो भौतिक राशि को डिफाइन करना चाहूं तो कैसे करूं? देखिए, फिजिक्स के अंदर कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। यानी कुछ राशियां ऐसी होती है जिनको मापा या तोला जा सकता है, जिनके बारे में आप बता सकते हो कि भाई ये इस मात्रा के अंदर है। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो, जिनका मापन आप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जनरल लाइफ में भी सेम चीज है। एग्जाम्पल अगर हम इसका लेना चाहें तो आप सबको पता है कि अगर मैं आपको कह दूं कि भाई आम लेके आने, तो आपको पता है या तो आप क्या लेके आएंगे, नग में लेके आएंगे, 1 2 3 4 डजन 12 इस तरीके से केजीज में लेके आएंगे, है ना। या कोई बहुत ज्यादा खाने का शौकीन होगा तो वो क्विंटल में ले आएगा कि पूरा का पूरा पैकेट ही उठा के ले आए, पूरा का पूरा बोरी उठा के ले आए हम लोग। लेकिन अगर मैं सेम टाइम पर आपको कहूं कि मम्मी आपसे कितना प्यार करती है ये बता दो, तो क्या बता सकते हैं कि हम लोग कि माँ आपसे कितना प्यार करती है? यानी कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती है जिनका आप मापन कर सकते हो, और कुछ क्वांटिटीज ऐसे होती है जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, यानी आप कितना डेस्परेटली एसएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, क्या उसकी अमाउंट बता सकते हो? आप नहीं बता सकते हो। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको मापा या तोला जा सकता है। वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती है। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड और वेड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यानी जिनकी अमाउंट आप बता सकते हो। बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, जिनकी अमाउंट आप बता सकते हो, जिनकी मात्रा के बारे में आप बता सकते हो, उसको क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि। इसके बाद अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करूं, भौतिक राशियों के कुछ उदाहरणों की बात करूं, तो सबसे पहले आ जाता है मास। मास या तो केजी के अंदर होगा, या ग्राम के अंदर होगा, या आपके पास किसके अंदर होगा? पाउंड के अंदर होगा।
या तो किलोग्राम के अंदर होगा, किलोग्राम में नहीं है तो ग्राम में आ जाएगा, और ग्राम में भी नहीं है तो पाउंड में आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद लेंथ, लेंथ की तो बहुत सारी यूनिट्स होती है, कई यूनिट्स तो आपसे पूछी भी जाती है। यानी लेंथ या लंबाई की जो यूनिट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं? पहला पार्ट होता है लेंथ की स्मॉल यूनिट्स या माइक्रो यूनिट्स, छोटी इकाइयां, जैसे मिलीमीटर हो गया, उसके अलावा नैनोमीटर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, ये सारी छोटी यूनिट्स होती है, एंगस्ट्रॉम है। फिर आ जाती है दूसरा लार्ज यूनिट या मैक्रो यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, यानी दूरी के बड़े मात्रक कौन कौन से होते हैं? दूरी के बड़े मात्रक में तीन आप बेसिक यूनिट याद रख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई, उसके अलावा हो जाती है आपके पास में लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष, और तीसरी यूनिट जो आपके पास आती है डिस्टेंस की, वो क्या होती है आपके पास में? पार्सेक, जो लार्जेस्ट यूनिट भी मानी जाती है, सबसे बड़ी इकाई भी मानी जाती है। उसके अलावा टाइम, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट अगर साइंस वालों से पूछोगे तो केवल एक होती है, सेकंड। यानी समय जो है, आप चाहे टाइम को सेकंड में भी मेजर कर सकते हो, आवर्स में, घंटे में भी मेजर कर सकते हो, मिनट्स में भी मेजर कर सकते हो, ईयर्स में भी मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर साइंस वाले बच्चों से पूछा जाए कि टाइम की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो चाहे आप कहीं पर भी जाइए, टाइम की बेसिक यूनिट क्या रहेगी? सेकंड रहेगी। फिर आ जाता है आपके पास में फोर्स, बल। बल की यूनिट जो है वो भी फिक्स रहती है आपके पास। बल को मापा जाता है न्यूटन के अंदर। किसमें मापा जाता है? न्यूटन के अंदर। अब हमारे दिमाग में जो नॉन साइंस वाला बच्चा है, जो साइंस वाला बच्चा है उसको तो पता है फोर्स क्या है, नॉन साइंस वाले बच्चे को थोड़ा थोड़ा समझ है फोर्स के बारे में। लेकिन अगर मैं उसको कहूँ कि भाई आप फोर्स को डिफाइन कीजिए, आप तो बल की परिभाषा दीजिए, तो कैसे दी जाएगी? तो आप क्या ध्यान रखेंगे? फोर्स के लिए बहुत ही बेसिक चीज, अगर सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, और मैं इस पर फोर्स, मैं इस पर क्या लगा रही हूँ? फोर्स लगा रही हूँ, तो ये अपनी रेस्ट पोजीशन से मूविंग पोजीशन पे आ जाएगा, अपनी स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में आ जाएगा। यानी बल वो मात्रक माना जा सकता है, फोर्स को वो क्वांटिटी माना जा सकता है जिसे किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु पर लगाने पर क्या करे? वो अपनी पोजीशन को चेंज कर ले, अपनी स्थिति को क्या कर ले? परिवर्तित कर ले। उसको क्या बोल दिया जाएगा? फोर्स। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो रेस्ट से मूविंग कंडीशन में आ जाएगी। किसी भी वस्तु पर अगर आप बल लगाते हैं तो वो स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में आ जाती है, यानी मूविंग मोशन के अंदर आ जाएगी, गति में आ जाएगी, और एक्सेलरेशन जनरेट करवाएगी, त्वरण उत्पन्न करवाएगी। त्वरण का मतलब होता है जब आप अपनी पोजीशन को चेंज करते हो, अपनी वेलोसिटी को चेंज करते हो, अपने वेग को परिवर्तित करते हो, तो जो चेंज है, जो परिवर्तन है, उसको त्वरण कहते हैं। फिर आ जाता है वेलोसिटी या वेग। तो ये सारी क्वांटिटीज जो है फिजिकल क्वांटिटीज मानी जा सकती है। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि एग्जाम्पल तो हमने लिखे 4 और मैम ने तो कहा था बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ऐसा ही है, आपको पूरी फिजिक्स के अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारी भौतिक राशियां पढ़नी है। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसके अलावा आप प्रेशर पढ़ते हैं, दाब पढ़ते हैं, उसके अलावा आप सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव पढ़ते हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं। तो हम कंफ्यूज ना हो इसके लिए इन फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। क्या क्या ध्यान रखेंगे हम लोग? हम ध्यान रखेंगे सबसे पहले, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी अमाउंट होती है, ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको आप मेजर या फिर वेट कर सकते हो, जिनका आप माप सकते हो या तोल सकते हो। बेसिकली जिनकी अमाउंट या मात्रा के बारे में आप बता सकते हो, उसको क्या बोल देते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज बोल देते हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज को इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, इनके गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले हम देखते हैं वो 2 भाग कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियों की, तो फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूलभूत मात्रक। मूलभूत मात्रक क्या होते हैं? ऐसी यूनिट्स जो दूसरी किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं, ऐसे मात्रक जो दूसरे किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे कई बार हम सोच लेते हैं ना कि हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ भी सोच लेती हैं कि इन्हें किसी भी दूसरे क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, इन्हें किसी भी दूसरी राशि की ज़रूरत नहीं है। पर दिक्कत यह है कि हम अगर ये सोच लें कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो हो सकता है कि हमारे साथ क्या हो जाए? प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, हमें पड़ सकती है किसी की ज़रूरत। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी ने कह दिया कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या मानेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी पे वो पुष्पा वाला सीन है इसका कि झुकेगा नहीं, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूलभूत मात्रक क्या होंगे?
ऐसी क्वांटिटीज जो दूसरी किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, ऐसी भौतिक राशियां जो किसी भी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है, उसको आप मूलभूत मात्रक बोल दो या मूलभूत भौतिक राशि बोल दो। द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर क्वांटिटी, बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये नेचर में इंडिपेंडेंट होती है। नेचर में कैसी होती है? इंडिपेंडेंट होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? स्वतंत्र प्रकृति होती है। ये दूसरी किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते, ये दूसरी किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करते। इसके एग्जाम्पल में 3 एग्जाम्पल बेसिक आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये डायमेंशन में तीनों बहुत ज़्यादा काम आएंगे, वीमा पढ़ेंगे ना तब। तो सबसे पहली है मास या द्रव्यमान, दूसरा है लेंथ या लंबाई, और तीसरा है टाइम या समय। तो क्या ध्यान रखेंगे आप लोग ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूलभूत मात्रक या मूलभूत राशियां जो है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी नेचर इंडिपेंडेंट होती है, जिनकी प्रकृति स्वतंत्र होती है। इसका मतलब ये दूसरे किसी भी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती। और आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो क्वांटिटीज हैं ये डायमेंशन एनालिसिस या वीमा निर्माण में हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसके एग्जाम्पल्स में 3 बेसिक एग्जाम्पल ज़रूर ध्यान रखने हैं, मास, लेंथ और टाइम, द्रव्यमान, लंबाई और समय। इसके बाद आ जाती है दूसरी क्वांटिटीज जिनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज या व्युत्पन्न मात्रक। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होगी? यानी ये तो वो वाला केस है कि हमें लग रहा है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है और ये रियलिटी चेक दे रहा है तुमको, ये क्या हार्श रियलिटी दे रहा है, तुमको बता रहा है कि नहीं तुमको जरूरत पड़ेगी। यानी वो फिजिकल क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट नहीं होती है, जो दूसरी किसी क्वांटिटी पर डिपेंडेंट होती है, वो भौतिक राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती है, ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर करती है, उनको क्या बोल दिया जाता है? व्युत्पन्न मात्रक। या द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंड्यूस्ड बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियां जिन्हें किसी मूल राशि द्वारा उत्पन्न किया जाता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज कहाँ से उत्पन्न की जाएंगी, कहाँ से प्रोड्यूस की जाएंगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज से। जैसे यहाँ पर एक वेलोसिटी की बात करते हैं, वेग की बात करते हैं। आपने छोटी क्लासेस में स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी अपॉन समय। और यहाँ आपने क्या लिखा? लेंथ और टाइम। दूरी लेंथ मीटर में ही मापी जाएगी, यानी आपके पास में वेलोसिटी या वेग किसके द्वारा आया? फंडामेंटल क्वांटिटीज के द्वारा। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज में आप क्या ध्यान रखेंगे? ये नेचर में डिपेंडेंट होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूलभूत राशियों पर निर्भर करती है। कैसे डिपेंड करती हैं? आपको अगर इनको इंड्यूस्ड कराना है, इनको उत्पन्न करवाना है, तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि मूलभूत मात्रक जो है वो काम में लेने पड़ेंगे। 3 आपके पास हैं, एम, एल और टी। उनको आपको काम में लेके क्या बनाना है? उनको काम में लेके आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज बनानी है। तो बहुत अच्छे से आपको क्या ध्यान रखना है? फिजिकल क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सके या अमाउंट बताई जा सके, भौतिक राशि जिसे मापा जा सके या जिसके बारे में आप क्या, जिसकी मात्रा के बारे में बता सकते हैं। कितने टाइप की होगी? 2 टाइप। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूलभूत मात्रक। सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटीज या व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूलभूत मात्रक क्या होंगे? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो दूसरी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी भौतिक राशियां जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती, यानी नेचर में इंडिपेंडेंट होंगी, स्वतंत्र होंगी, अपनी मर्जी की मालिक होंगी, किसी की भी दूसरे क्वांटिटी जो है उसकी इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। मास, लेंथ और टाइम, द्रव्यमान, लंबाई और समय इनकी बेसिक एग्जाम्पल माने जा सकते हैं। अगर डिराइव्ड क्वांटिटीज की बात करें, अगर व्युत्पन्न मात्रकों की बात करें, तो ये वो क्वांटिटीज हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से इंड्यूस करवाई जाती है, जिन्हें मूलभूत मात्रकों द्वारा क्या करवाया जाता है? उत्पन्न करवाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट। देखो, पहले आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, आपने कहा उसको मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, या अमाउंट बताई जा सकती है। तो अमाउंट बताओगे तो कैसे बताओगे? सपोज मैंने आपको कहा कि जाइए जाके दूध के पैकेट ले आइए, तो कैसे बताओगे? या मैं आपको कहूँ जाइए जाके दूध ले आइए, है ना? तो या तो आप बताओगे कि मैं 1 पैकेट लाया, 2 पैकेट लाया, 3 पैकेट लाया, या आप बताओगे कि ½ लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर। यानी आप वो जो लीटर या पैकेट ये बता रहे हो, ये क्या हो गया? वो मेजरमेंट हो गया उस फिजिकल क्वांटिटी का। यानी किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए जो मान आप नियत करते हो, या ऐसा नियतांक जिसके द्वारा भौतिक राशि के परिमाण को मापा जाता है, उसको क्या बोल देंगे? यूनिट बोल देंगे। ठीक है।
क्या होती है यूनिट? द वैल्यू विच इज फिक्स्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू विच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किया गया मान अथवा ऐसा नियतांक जो आपको क्या देता है? भौतिक राशि के परिमाण के बारे में बताता है। बहुत ही बेसिक चीज ध्यान रखनी है, यूनिट को समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, ये क्या होगा? मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, भौतिक राशि के लिए क्या करेगा? मापन के लिए नियत किया गया मान है। दूसरा, ये मैग्नीट्यूड देगा फिजिकल क्वांटिटी का, भौतिक राशि का क्या देगा? परिमाण। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया। अगर आपको कह दिया जाए कि भाई टमाटर लेके आने है ना, तो कैसे लेके आओगे टमाटर? हाफ के जी, है ना, ग्राम्स में, केजी में, या फिर वो जो मैंने तरीका बताया था कि नहीं हमारा मन है कि हम एक साथ ही सारे ले आए, पूरा का पूरा बैग भर के ले आए। तो आप क्या करते हैं? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि आपके पास दी जाए, उसके मेजरमेंट के लिए, उसके मापन के लिए एक वैल्यू फिक्स करते हैं। अगर केजी में लेना है तो केजी, अगर मीटर में लेना है तो केजी में लेना है तो केजी, ग्राम में लेना है तो ग्राम ले लेंगे। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूँ कि भाई यहाँ से जयपुर में, अगर हम अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जयपुर से लेके सीकर तक की जो डिस्टेंस है वो माप के आओ, है ना। तो आप जयपुर से सीकर तक की डिस्टेंस कैसे मापोगे? सेंटीमीटर में। वो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल आता है, वो दे देती हूँ मैं आपको, और वो 15 सेंटीमीटर वाला स्केल लेके आपको यहाँ से और सीकर तक जाना है वो स्केल लेके, तो क्या आप माप पाओगे? क्या नहीं। यानी जो ये लार्ज डिस्टेंस है इसको किलोमीटर में मापोगे आप। तो ऐसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, दूरी क्या है? एक भौतिक राशि है ना। तो उसको मापने के लिए आपने क्या किया? एक वैल्यू फिक्स कर दी, एक कांस्टेंट फिक्स कर दिया कि या तो अगर छोटी डिस्टेंस है तो मैं सेंटीमीटर में माप लूंगा या माप लूंगी, अगर थोड़ी सी बड़ी है तो मीटर में, और बहुत ज्यादा बड़ी है तो किलोमीटर में माप लेंगे। ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, कोई भी भौतिक राशि के लिए अगर आप मेजरमेंट को फिक्स कर रहे हो, अगर आप उसके मापन को फिक्स कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो कांस्टेंट या नियतांक आपको क्या देगा? मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, या उस भौतिक राशि के परिमाण के बारे में बताएगा। अब अगर मैं कहूँ कि मम्मी तुमसे कितना प्यार करती है, बताओ कितना किलो प्यार करती है मम्मी तुमसे, बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। अगर मैं तुमको कहूँ कि अपने जो रिश्तेदार है उनसे हम कितनी नफरत करते हैं, तो बता पाओगे क्या? नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब क्या है? कुछ जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है उसके लिए तो आपको यूनिट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आपके पास में क्या है, अभौतिक राशियां, या जो फिजिकल क्वांटिटीज की कैटेगरी में नहीं है, जो भौतिक राशियों की कैटेगरी में नहीं है, उनके लिए तो हमें किसी यूनिट या डायमेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनको आप फिजिकल क्वांटिटीज, जिनको आप भौतिक राशियों के रूप में डाल देते हो, तो उनको किसकी जरूरत पड़ेगी? उनको जरूरत पड़ेगी किसकी? आपके पास में एक मेजरमेंट की, और उस मेजरमेंट या मापन के लिए आप एक वैल्यू फिक्स करोगे, और वो वैल्यू आपके पास क्या कहलाएगी? वो वैल्यू आपके पास यूनिट कहलाएगी या मात्रक कहलाएगी। यूनिट्स दो टाइप की होती है। जो दो टाइप आपने किसके लिए पढ़े? जो दो टाइप आपने पढ़े फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियां हैं उनके लिए है, वही दो टाइप आपको किसके लिए पढ़ने हैं? वही दो टाइप आपको पढ़ने हैं यूनिट्स के लिए। पहला टाइप आपके पास होता है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स या मूलभूत मात्रक। अब देखो, फंडामेंटल यूनिट्स सेम वही चीज, इंडिपेंडेंट होंगी नेचर पे, किसी भी दूसरी आपके जो फिजिकल क्वांटिटी है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। और दूसरा आ जाता है आपके पास में, दूसरा क्या आ जाएगा? डिराइव्ड यूनिट। यानी इनको आपको फंडामेंटल यूनिट के हिसाब से या फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से क्या करना पड़ेगा? डिराइव करना पड़ेगा, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? यूनिट्स जो हैं, मात्रक जो हैं, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट, मूलभूत मात्रक। सेकंड इज डिराइव्ड यूनिट या व्युत्पन्न मात्रक। फंडामेंटल यूनिट्स इंडिपेंडेंट होंगी नेचर के अंदर, और डिराइव्ड यूनिट जो होंगी वो क्या होंगी? इंडिपेंडेंट नहीं होगी। आपसे पूछे जाते हैं कि फिजिक्स के अंदर टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है। आपसे पूछा जाता है कि फिजिक्स के अंदर कुल जो आपके पास में मूलभूत मात्रक है वो कितने हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7। 7 मूलभूत मात्रक आपके पास में फिजिक्स में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ यूनिट में आ गया फंडामेंटल यूनिट्स, मूलभूत मात्रक, जो मैंने आपको बताया। द यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट इन नेचर और डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट। वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं और अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते, ये मूल मात्रक कहलाते हैं।
कौन कौन से होंगे? मैंने कहा 7 फंडामेंटल यूनिट्स होंगी, 7 मूलभूत मात्रक होंगे आपके पास में। कौन कौन से होंगे? सबसे पहले लेंथ या लंबाई, फिर मास या द्रव्यमान, देन टाइम या समय, करंट या धारा, टेम्परेचर या तापमान, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ की मात्रा। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वैसे केमिस्ट्री का पार्ट होता है, लेकिन ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इन सब की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, जिसमें ये जो लास्ट वाले 2 हैं इनकी यूनिट आपसे पूछ ली जाती है। लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट, लंबाई की स्टैंडर्ड इकाई होती है मीटर। लंबाई किस में मापी जाती है? स्टैंडर्ड फॉर्म में, मीटर में। अगर मास या द्रव्यमान की बात करूं तो ये मापा जाता है किलोग्राम के अंदर, यानी केजीज के अंदर। अगर मैं आपको कहूं टाइम, तो टाइम के लिए मैंने बताया एक यूनिट सब जगह सेम रहेगी, दैट इज सेकेंड। फिर आ जाता है करंट या धारा। करंट या धारा की बात करूं, इसकी यूनिट फिक्स होती है एम्पियर्स। टेम्परेचर या तापमान की यूनिट भी फिक्स होती है केल्विन। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी या ज्योति तीव्रता की यूनिट फिक्स होती है और ये आपसे पूछी भी जाती है, इसका नाम है कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। तो आप क्या ध्यान रखेंगे? नेचर में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पाई जाती हैं, नेचर में 7 मूलभूत मात्रक पाए जाते हैं। सबसे पहले लेंथ या लंबाई, आप कहीं पर भी इसकी स्टैंडर्ड यूनिट देखेंगे तो आपके पास फिक्स आएगी मीटर। दूसरा है मास या द्रव्यमान, मास हमेशा केजीज में ही मापा जाएगा। तीसरा है टाइम या समय, सेकंड के अंदर। करंट के लिए एम्पियर्स। टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस भी होती है, केल्विन भी होती है, पर स्टैंडर्ड यूनिट क्या मानी जाती है? केल्विन। मैं आपको डिग्री सेल्सियस और केल्विन में एक रिलेशन बता देती हूँ, क्या होता है। अगर आप बात करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस की, तो 0 डिग्री सेल्सियस में 273.15 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर कितने आपके पास में केल्विन होते हैं? 273.15 केल्विन, जो न्यूमेरिकल्स के अंदर या जनरली हम लोग केवल 273 केल्विन लेते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चीज और ध्यान रखनी है, डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में ले सकते हो, यानी आप अगर बात करो 0 डिग्री फ्रीजिंग टेम्परेचर या हिमांक बिंदु जो होता है ना, उससे कम तापमान, तो वो नेगेटिव में ले सकते हो सेल्सियस में। लेकिन केल्विन हमेशा पॉजिटिव चलता है, क्योंकि केल्विन शुरू ही कहाँ से हो रहा है? 273 से हो रहा है। एक ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट पूछी जाती है, ये होती है आपके पास में कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर मैं बात करूं, पदार्थ की मात्रा की बात करूं, तो मोल में मापा जाता है। एक दो छोटे पॉइंट यहाँ पर आपको और ध्यान रखने हैं, वो छोटे पॉइंट्स क्या हैं? अगर ये तो हो गई फंडामेंटल यूनिट, एक आ जाती है डिराइव्ड यूनिट। इनके अलावा एक यूनिट्स और होती हैं जो फिक्स होती हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट, पूरक मात्रक। तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट की बात करूं, तो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन सी हैं आपके पास में, वो मैं बता देती हूँ। मूलभूत मात्रक कौन कौन से हैं? सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट को हिंदी में पूरक मात्रक कहा जाता है। यानी ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये 7 जो आपके पास में मात्रक हैं, इनके अलावा 2 यूनिट्स और होती हैं जिनको कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स की कैटेगरी में डाला गया है। और वो 2 यूनिट्स आपके पास कौन कौन सी होंगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली यूनिट तो आपके पास होती है एंगल। सबसे पहली यूनिट आपके पास क्या हो जाएगी? एंगल या कोण। और दूसरी यूनिट होती है आपके पास में सॉलिड एंगल, जिसको बोलते हैं ठोस कोण। कौन कौन सी 2 यूनिट्स होंगी आपके पास में? एक तो हो जाएगा एंगल और एक हो जाएगा सॉलिड एंगल। एक तो हो जाएगा कोण और एक हो जाएगा आपके पास में ठोस कोण।
तो ये 2 यूनिट भी आपको ध्यान रखनी है कि 2 यूनिट्स आपके पास होंगी, पहला कोण और दूसरा ठोस कोण। अच्छा, अब देखो एंगल क्या होगा, कोण क्या होगा, इसके लिए यूनिट आपको क्या ध्यान रहती है, हमें बेसिक यूनिट ध्यान रहती है एंगल के लिए कि भाई एंगल को हम मापते हैं डिग्रीज के अंदर, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट जो है डिग्री नहीं मानी जाती है, इसको आप रेडियंस के अंदर मापते हैं। तो कोण की यूनिट क्या याद रखेंगे आप, कोण की इकाई क्या ध्यान रखेंगे, रेडियन ध्यान रखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर सॉलिड एंगल या ठोस कोण पूछा जाए तो ठोस कोण की भी एक यूनिट फिक्स होती है और वो यूनिट आपके पास में क्या होती है, स्टेरेडियन। ठीक है, तो क्या ध्यान रखेंगे, एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट हो गई आपके पास में रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट हो गई आपके पास में स्टेरेडियन। एक चीज और छोटी सी आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे रेडियन में पूछ ली जाए वैल्यू, तो पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री। यानी अगर मैं आपको कहूँ क्या, मैं आपको कहूँ 90 डिग्री, तो पाई यानी 180, तो 90 यानी 180 का आधा यानी पाई बाय 2। तो इस तरीके से आप एंगल्स जो है वो निकाल सकते हो। ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है, ये 2 पूरक मात्रक आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से, फर्स्ट इज एंगल, पहला कोण है, दूसरा सॉलिड एंगल या ठोस कोण। एंगल जो है रेडियंस के अंदर होगा, सॉलिड एंगल जो है स्टेरेडियन के अंदर पाया जाएगा। और दोनों ही यूनिट्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट यानी फंडामेंटल से थोड़ी सी अलग होगी, लेकिन यूनिट सिस्टम के अंदर ही आएगी। आगे चलते हैं, फिर आ जाते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज या व्युत्पन्न मात्रक। डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब है जिनको आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से क्या करते हो, जनरेट करवाते हो, जिनको आप मूलभूत मात्रकों की सहायता से क्या करते हो, प्राप्त करते हो, उनको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले आ गई वेलोसिटी या वेग। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी अपॉन में समय। अब आपको पता है दूरी मापी जाती है मीटर में और समय मापा जाता है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। यानी आपने फंडामेंटल यूनिट्स को काम में लिया, मीटर और सेकंड को, और वेलोसिटी की यूनिट निकाली। उसके अलावा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी रेट, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। यानी इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है dv बाई dt। वेग की यूनिट अभी अभी लिखी मीटर पर सेकंड, और dt यानी टाइम की यूनिट सेकंड, तो सेकंड इंटू सेकंड क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी त्वरण की इकाई क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। उसके बाद आ जाता है फोर्स या बल। बल होता है न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार F इज इक्वल्स टू ma। तो m यानी मास केजी में, एक्सिलरेशन लिखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोल दिया जाता है, न्यूटन बोल दिया जाता है। इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ऐसी यूनिट्स जो कि फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से डिराइव किए जाते हैं, ऐसी इकाइयां जो कि मूलभूत मात्रकों की सहायता से प्राप्त की जाती है। यानी जहां आप वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी थी, उन 7 को काम में लो और बाकी इसकी यूनिट्स जो है वो फाइंड करो। कुछ यहाँ पर मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट से डिराइव्ड यूनिट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं यूनिट सिस्टम है ना, मात्रक प्रणाली। यूनिट सिस्टम की अगर बात करें तो 3 मेनली यूनिट सिस्टम आपको काम में लेने होते हैं। 3 मेनली आपको इकाई पद्धतियां काम में लेनी होती है। सबसे पहले आ जाता है एफपीएस सिस्टम, दूसरा सीजीएस सिस्टम, तीसरा एमकेएस सिस्टम, जिसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज के अंदर एसआई सिस्टम भी बोला जाता है, एसआई इकाई। 99% आपको ये एमकेएस काम में लेना है।
और जो 1% है वो सीजीएस काम में लेना है, एफपीएस काम में ही नहीं लेना है। पर क्योंकि ये पार्ट है यूनिट सिस्टम का, इसीलिए अपन पढ़ रहे हैं। एफपीएस सिस्टम को अगर ब्रेक करेंगे तो पहला जो वर्ड है वो लेंथ के लिए, लंबाई के लिए, दूसरा जो वर्ड है वो मास या द्रव्यमान के लिए, और तीसरा वर्ड टाइम या समय के लिए होता है। एफपीएस की अगर बात करेंगे तो एफ मतलब होता है फुट, यानी जहां पर डिस्टेंस जो है वो फुट में मापी जाए। मास या द्रव्यमान जो है पाउंड में मापा जाए, और टाइम जो है वो किस में मापा जाए, सेकंड में मापा जाए। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एफपीएस सिस्टम। इसी तरीके से सीजीएस सिस्टम अगर अपने को निकालना है तो सीजीएस सिस्टम क्या होगा, सी यानी सेंटीमीटर, ठीक है, यानी दूरी किस में मापी जाए, सेंटीमीटर में मापी जाए। मास या द्रव्यमान जो है ग्राम में मापा जाए, और टाइम अगेन किस में मापा जाए, सेकंड में मापा जाए। फिर तीसरा आ जाता है एमकेएस या एसआई यूनिट सिस्टम। देखो, जैसे आप अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, कोई भी भौतिक राशि की बात करें, सपोज हम इंडिया में हैं, हम वेलोसिटी को वेग बोल रहे हैं या ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर हम इंडिया से बाहर जाएं तो वेलोसिटी को वेलोसिटी ना बोला जाए। तो उसके लिए क्या किया गया, एसआई यूनिट सिस्टम यानी स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम बनाया गया कि आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, ये यूनिट जो है वेलोसिटी की है और वेलोसिटी की रहेगी। तो वो यूनिट आ जाती है मीटर किलोग्राम सेकंड के अंदर, यानी डिस्टेंस मापी जाएगी मीटर के अंदर, मास मापा जाएगा किलोग्राम्स के अंदर, केजीज के अंदर, और टाइम मापा जाएगा सेकंड के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने यूनिट सिस्टम होंगे हमारे पास में, 3 यूनिट सिस्टम होंगे। वी हैव 3 यूनिट सिस्टम्स। फर्स्ट इज एफपीएस, सीजीएस एंड एमकेएस। पहला हो जाएगा एफपीएस, दूसरा सीजीएस, और तीसरा क्या हो जाएगा, एमकेएस। एफपीएस का मतलब है डिस्टेंस मापी जाए फीट्स के अंदर या फुट के अंदर, मास या द्रव्यमान मापा जाए पाउंड के अंदर, और टाइम मापा जाए सेकंड के अंदर। पर इसको लेके हमको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। और क्यों रहना है निश्चिंत, क्योंकि इस पर आपका कोई भी एग्जाम्पल नहीं आता है। फिर दूसरा है सीजीएस। सीजीएस के 1% चांसेस होते हैं जिसमें डिस्टेंस या दूरी सेंटीमीटर में दी जाए, जो आपका मास है वो ग्राम में दिया जाए, और टाइम जो है वो सेकंड में दिया जाए। एमकेएस या एसआई 99% चांसेस हैं, आपके न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो वो इसी पे आते हैं, यानी डिस्टेंस मीटर में दी जाए, मास किलोग्राम में दिया जाए, और टाइम किस में दिया जाए, सेकंड में दिया जाए। अब इन तीनों यूनिट सिस्टम में एक चीज कॉमन है, इन तीनों इकाई पद्धतियों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, टाइम। टाइम क्या है, तीनों में कॉमन है। तीनों के अंदर टाइम आप सेकंड के अंदर ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपसे कहा था ना कि टाइम के लिए सबसे अच्छी यूनिट क्या रहती है, सेकंड रहती है। सेकंड में आप टाइम को जब भी मापते हो तो बहुत अच्छे से आपका किसी भी यूनिट सिस्टम में जाओ उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। तो ये एक बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है कि टाइम जो है वो किस में मापा जाएगा, सेकंड में मापा जाएगा। आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, पर इन यूनिट्स से पहले जैसे आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हुई, फंडामेंटल और डिराइव्ड। इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में एक छोटी सी पॉइंट आप और ध्यान रखेंगे, और वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप फिजिकल क्वांटिटीज की, भौतिक राशियों की बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज को प्रॉपर्टीज के आधार पर तो दो में बांट दिया आपने, गुणधर्मों के आधार पर तो दो में बांट दिया, फंडामेंटल और डिराइव्ड, मूलभूत और व्युत्पन्न। लेकिन अगर मैं उनके डायरेक्शन के आधार पर, उनकी दिशा के आधार पर उनको बांटना चाहूँ तो फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियों को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 2 पार्ट्स में। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। फिजिकल क्वांट अगर हम बात करें कि कौन कौन से आपके पास होंगे तो मैं बता देती हूँ। भौतिक राशियां जो है फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन के आधार पर 2 टाइप की और होती है। फिजिकल क्वांटिटीज जो है फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन या दिशा के आधार पर 2 टाइप की और मानी जाती है, और वो 2 टाइप कौन कौन से हैं इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ।
दो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर बांट सकते हैं। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी होती है स्केलर या अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि। और दूसरा हो जाता है आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि। यानी जो दो आपने फंडामेंटल और कौन सी डिराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ी, उनके अलावा भी दो क्वांटिटीज है। पहली तो स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशियां, दूसरी वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशियां। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो मैं बता देती हूँ आपको। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, जो अदिश राशियां हैं, सपोज मैं आपको कहूँ आपको पॉइंट ए से बी तक जाना है। आपको बिंदु ए से कहाँ जाना है? आपको बिंदु ए से बिंदु बी तक जाना है। तो एक तो आप सीधे सीधे चले गए, एक आप घूमते फिरते हुए गए, लेकिन आप ए से बी पर पहुंच गए। यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, ऐसी राशियां जिसमें दिशा की कोई इंपॉर्टेंस या महत्वपूर्ण जो है दिशा नहीं होती, जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, जिनका केवल परिमाण होता है। यानी मैं आपको कहूँ आपको 10 मीटर चलना है। अब 10 मीटर किधर चलना है? आगे चलना है, पीछे चलना है, रेंगना है या दौड़ कूदना है या फिर उड़ना है, ये नहीं बताऊं। यानी मैंने आपको कहा आप 10 मीटर चलिए और आप 10 मीटर अपनी मर्जी से चल सकते हैं किधर भी। तो इसको स्केलर क्वांटिटीज या अदिश राशि बोलेंगे। यानी जिसका केवल क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, जिसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड होता है, द फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude only but no direction, ऐसी भौतिक राशियां जिनका केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती। यानी आप क्या ध्यान रखेंगे स्केलर क्वांटिटीज के अंदर, अदिश राशियों के अंदर, कि इनका केवल मैग्नीट्यूड होगा, इनका केवल परिमाण होगा, लेकिन डायरेक्शन इनकी अपनी नहीं होगी। वैसे ही अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज पर जाते हैं, सदिश राशियों पर जाते हैं, यानी इस बार मैंने आपको कहा 10 मीटर चलना है, लेकिन 10 मीटर ईस्ट में चलना है। तो इसका मतलब मैंने तुमको मैग्नीट्यूड भी दिया है, परिमाण भी दिया है कि 10 मीटर चलना है, और मैंने तुमको बताया भी है कि किधर जाना है, यानी ईस्ट में जाना है ना, पूर्व में जाना है। तो जब भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज के लिए क्या दिया जाए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों दी जाए, तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या ध्यान रखेंगे? ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं। दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं। अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे तो वेक्टर हो जाएगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं अपन, है ना। एग्जाम्पल मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है दूरी। मैंने तुमको कहा 5 मीटर चलना है, तो ये हो गई दूरी, और इसी का वेक्टर फॉर्म या इसी के सदिश रूप को बोल दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। यानी मैंने तुमको कहा 5 मीटर वेस्ट में चलना है, 5 मीटर पश्चिम में चलना है, इसका मतलब मैंने तुमको क्या दिया है? मैंने तुमको डायरेक्शन भी दी है। तो वो डिस्टेंस या दूरी किस में बदल जाती है? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन में। दूसरा होता है स्पीड।
चाल जिसको कहा जाता है। यानी तुम 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हो। भाई हम बाइक चला रहे हैं, हम लोग स्कूटी चला रहे हैं, हम लोग कोई भी फोर व्हीलर चला रहे हैं, तो आपकी गाड़ी में आगे एक स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है ना। वो स्पीडोमीटर क्या करता है, आपकी स्पीड बताता है, चाल बताता है कि आप 20 मीटर पर सेकंड, 20 से नहीं चलना है, 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड, 80, 120 कौन सी स्पीड से चल रहे हैं। तो वो स्पीडोमीटर का काम होता है स्पीड बताना या चाल बताना। वहीं अगर आप इसका कितने मीटर पर सेकंड से चल रहे हो साथ में बता दिया जाए कौन सी डायरेक्शन में चलो, यानी 60 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन, 60 मीटर प्रति सेकंड से ईस्ट या फिर पूर्व दिशा में चल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डायरेक्शन भी दे दी गई, तो ये स्पीड बदल जाती है वेलोसिटी या वेग के अंदर। तो ये दो दो एग्जाम्पल इनके ध्यान रखने हैं। क्या क्या ध्यान रखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां जो हैं कितने टाइप की होती है। अगर डायरेक्शन के बेसिस पर, दिशा के आधार पर देखो तो ये भी दो टाइप की होती है। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशियां, ऐसी क्वांटिटीज जिनका केवल मैग्नीट्यूड होगा, जिनका केवल परिमाण होगा और अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। और वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियां, ऐसी क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा, जिनका परिमाण भी होगा और परिमाण के साथ साथ जिनकी डायरेक्शन या दिशा भी होगी। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, स्केलर क्वांटिटीज के लिए डिस्टेंस ले लो, स्पीड ले लो, वर्क डन ले लो, कार्य ले लो। अब सपोज आपको मम्मी ने कहा कि फ्रिज में पानी की बोतल भर के रखनी है, ठीक है। मम्मी ने क्या बोला आपको कि फ्रिज में पानी की बोतल भर के रखनी है, और मम्मी सो गई ये काम आपको बता के। अब वो फ्रिज में पानी की बोतल भर के आप रखो, अपने भाई बहनों से रखवाओ, या किसी को बाहर से बुला के पानी की बोतल भरवा के रखवाओ, उससे मम्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब वर्क या कार्य जो है वो भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है, दिशा पर निर्भर नहीं करता है, तो वर्क भी इसका एग्जाम्पल आ जाता है। वेक्टर क्वांटिटीज में केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, दिशा और परिमाण दोनों होंगे, साथ ही वेक्टर रूल्स को भी फॉलो करता है, पर वो बहुत एडवांस चीज़ है तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या ध्यान रखेंगे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशियां जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, जिनकी दिशा भी हो और साथ साथ परिमाण भी हो। साथ में इसके दो एग्जाम्पल मैंने लिखवाए, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन, वेलोसिटी या वेग, और एक इसके अंदर आ जाता है फोर्स, भी इसी का एग्जाम्पल है, बल भी क्या है, इसी का एग्जाम्पल। एक एक्स्ट्रा चीज अगर आप इसमें जानना चाहें तो वो ये ध्यान रख सकते हैं कि इन दो फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा, इन दो भौतिक राशियों के अलावा एक फिजिकल क्वांटिटी और होती है जिसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज, प्रदिश राशियां। वो यहाँ मैं अलग से लिखूंगी नहीं क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट हम क्योंकि ये डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक फिजिकल क्वांटिटीज और होती हैं, एक भौतिक राशियां और होती हैं जिनको हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज या प्रदिश राशियां। टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। वो कहीं की नहीं होती, कहीं की नहीं होती का मतलब है ना तो स्केलर है ना वेक्टर है, ठीक है, ना तो अदिश है ना ही सदिश है। यानी ऐसी क्वांटिटीज जिनको ना तो आप स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखते हो, ना ही वेक्टर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखते हो, ना तो सदिश राशि की कैटेगरी में रखोगे ना ही अदिश राशि की, उसको बोल देंगे हम लोग क्या, टेंसर क्वांटिटीज या प्रदिश राशियां। पूरी फिजिक्स के अंदर दो क्वांटिटीज को टेंसर जो है हम लोग बोल सकते हैं 12th लेवल तक के साइंस पढ़ के। और वो कौन सी है दो फिजिकल क्वांटिटीज, एक होता है इनर्शिया या जड़त्व और एक होता है आपके पास करंट या धारा। तो एग्जाम्पल्स अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कि टेंसर क्वांटिटीज जो है, प्रदिश राशियां जो है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। टेंसर क्वांटिटीज के दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, प्रदिश राशियों के दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पहला होता है इनर्शिया, या हिंदी वाले बच्चों के लिए जड़त्व, और दूसरा होता है आपके पास में करंट या धारा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है किसके बारे में, टेंसर क्वांटिटी के एग्जाम्पल्स के बारे में। अब चलते हैं आगे, अब इजीली हम आगे चल सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास यूनिट्स हैं, यूनिट मैंने लिखी नहीं है क्योंकि हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है एरिया या क्षेत्रफल। अगर मैं एरिया या क्षेत्रफल का बेसिक फॉर्मूला लेना चाहूँ तो सबसे बेसिक फॉर्मूला हम लोग लेते हैं लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी L इंटू बी। अब लंबाई की यूनिट भी मीटर होती है, चौड़ाई की यूनिट भी मीटर होती है, तो एरिया के लिए यूनिट कैसी हो गई, मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ हम ये भी देखते चलते हैं कि ये वेक्टर है या स्केलर है। एरिया या क्षेत्रफल जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी एरिया की दिशा होती है, तो सदिश राशि होगी।
ठीक है। फिर आ जाता है वॉल्यूम या आयतन। आयतन का फॉर्मूला सबसे इजीएस्ट होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी L इंटू बी इंटू एच। तो मीटर इंटू मीटर कितना हो गया, मीटर क्यूब हो गया, यानी यूनिट तो हो गई मीटर क्यूब। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। वॉल्यूम की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, आयतन की अपनी कोई दिशा नहीं होती। फिर आ जाता है डेंसिटी या घनत्व। डेंसिटी को फॉर्मूला होता है रॉ। डेंसिटी को डी या रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमने पी जैसा सिंबल बनाया ना, छोटे पी जैसा, इसको रॉ बोला जाता है। तो रॉ होता है मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन में आयतन। द्रव्यमान होता है केजी में, आयतन होता है मीटर क्यूब में, तो यूनिट हो गई केजी पर मीटर क्यूब। ये वेक्टर होगा कि स्केलर, कैसे देखेंगे, मास और वॉल्यूम, द्रव्यमान और आयतन दोनों स्केलर हैं, अदिश है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, स्केलर हो गया, अदिश हो गया। फिर आ जाते हैं और आगे। वेलोसिटी या वेग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी अपॉन समय बोल दो, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन समय बोल दो, मतलब यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये सदिश राशि होती है। फिर आ जाता है फोर्स या बल। बल का भी मैंने आपको बताया, F इज इक्वल्स टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण, जिसकी यूनिट केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर आप इसको न्यूटन भी बोल सकते हो, एन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर आपको यूनिट और डायमेंशन सीखनी है, अगर आपको इकाई और विमा सीखनी है, तो जो फिजिक्स के अंदर 100-200 फिजिकल क्वांटिटी है वो पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आप केवल पढ़ेंगे एक क्वांटिटी, दैट इज फोर्स। अगर आपको फोर्स या बल की यूनिट और डायमेंशन आती है, अगर आपको बल की इकाई या विमा आती है, तो दुनिया की ऐसी कोई डायमेंशन नहीं है जो आप ना निकाल पाओ। तो हम केवल एक फंडामेंटल यूनिट ध्यान रखेंगे, फोर्स, बल, डिराइव्ड यूनिट, व्युत्पन्न मात्रा। क्यों? क्योंकि फोर्स की यूनिट से आप कोई भी दूसरी यूनिट इजीली निकाल सकते हो। उसके बाद है लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग। रेखीय संवेग को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग। देखो, वॉल्यूम को मैंने कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया है, और जो आपके पास में मोमेंटम या संवेग के अंदर वेलोसिटी या वेग है उसको स्मॉल v से। मास के लिए kg और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। ये जो केजी मीटर पर सेकेंड है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, सदिश राशि होगी। क्यों होगी वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि मास के साथ साथ, द्रव्यमान के साथ साथ यहाँ वेलोसिटी या वेग आ रहा है, और वेग कैसी राशि है, सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी। फिर आ जाता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, बल प्रति एकांक लंबाई। बल के लिए आप क्या लेते हैं, न्यूटन, और लंबाई के लिए मीटर, तो यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर। फिर आ जाती है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। आवृत्ति को आप न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टाइम पीरियड या आवर्त काल का व्युत्क्रम होता है, यानी टाइम की इनवर्स वैल्यू है, समय का व्युत्क्रम मान। तो 1/t यानी 1/सेकेंड। सेकेंड ऊपर जाकर माइनस में पावर लग जाएगा, यानी सेकेंड इनवर्स। ये जो -1 पावर होती है, इसको इनवर्स बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। ये जो सेकेंड इनवर्स है, इसी को बोल दिया जाता है हर्ट्ज। क्या बोल दिया जाता है, हर्ट्ज बोल दिया जाता है। अच्छा, इस हर्ट्ज से मुझे याद आया, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंडिया के अंदर डोमेस्टिक पावर सप्लाई क्या है, घरेलू विद्युत आपूर्ति क्या है, तो आप इस हर्ट्ज को काम में लेते हैं कैसे? हमें सबको पता है कि हमारे घरों में 220 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज की एसी करंट आती है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की क्या आती है, एसी आती है। इंडिया के अंदर डोमेस्टिक पावर सप्लाई ये है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आ जाता है वर्क या एनर्जी, कार्य या ऊर्जा। चाहे वर्क हो चाहे एनर्जी हो, दोनों के लिए यूनिट सेम रहती है। वर्क या कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर। फिर आ जाता है इम्पल्स या आवेग। आवेग का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, बल गुणा समय, यानी न्यूटन इंटू सेकेंड। अब एक छोटी सी चीज कि इम्पल्स आखिर है क्या चीज, भाई बाकी सब तो थोड़ा बहुत सुना हुआ हमारे लग रहा है, इम्पल्स या आवेग क्या चीज है, ठीक है। सपोज मैं आपको दो कंडीशन दे रही हूँ। पहली कंडीशन में आपको क्या बोल रही हूँ, आपको एक 100 मीटर की हाइट पर जाना है, ठीक है। 100 मीटर की हाइट पर आप गए, एक तो मैंने नीचे क्या कर दिया है, मिट्टी का ढेर लगा दिया बहुत ऊंची हाइट तक, यानी ये मान लो कि 100 मीटर पर आप गए हो, तो 60-70 मीटर या 90 मीटर तक तो मैंने वो मिट्टी का ढेर लगा दिया।
एक तो मैं कहूँ कि जाओ साइंस के लिए बलिदान दो, कूद जाओ यहाँ से, तो वहां पर कूदने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी जो है, जैसे ही आप किसी भी हाइट से मिट्टी में कूदोगे, तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आप मिट्टी में धंसने लगोगे, मिट्टी में स्टक होने लगोगे। मिट्टी में जब आप धंसोगे तो आप पर जो फोर्स लग रहा है वो तो हो जाएगा कम, बल तो कम हो जाएगा, और टाइम कांटेक्ट का बढ़ जाएगा, यानी मिट्टी में धीरे 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 अंदर जाओगे। तो एक तो हो गया कि फोर्स तो हो गया कम और टाइम हो गया ज्यादा, बल तो हो गया कम और समय हो गया ज्यादा। अब मैं कहूँ कि नहीं, साइंस के लिए बलिदान देना है तो ढंग से देना है हमको, यानी इस बार हमको वो 100 मीटर की हाइट जो थी वहां से कूदना है एक मार्बल फ्लोर पर, है ना। मार्बल के जो फ्लोर है उस पर आपको कूदना है। मार्बल फ्लोर पर अगर आप कूदोगे तो क्या होगा, कूदते ही अपना खेल खत्म है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप उस हाइट से मार्बल फ्लोर पर कूदे, वो फ्लोर हार्ड था, है ना, कठोर फर्श था, उस फ्लोर पर जब आप कूदोगे तो फोर्स का इम्पैक्ट तो बढ़ जाएगा, बल तो हो जाएगा ज्यादा, और कांटेक्ट टाइम हो जाएगा कम। यानी जहां फोर्स ज्यादा हो और कांटेक्ट टाइम कम हो, बल ज्यादा हो और संपर्क समय कम हो, वहां पर फोर्स और टाइम का मल्टीपल बल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, इम्पल्स या आवेग कहलाता है। तो ये कुछ आपके पास में इंपॉर्टेंट क्या हो गई हैं, यूनिट हो गई हैं, ध्यान रखेंगे। एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी मीटर क्यूब। घनत्व होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन, मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी केजी पर मीटर क्यूब। फिर वेलोसिटी या वेग होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन समय, या डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी अपॉन समय, तो उसके लिए आपने क्या लिखा, मीटर पर सेकेंड। फिर फोर्स आपके पास आ जाता है एम ए, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसकी यूनिट आपके पास न्यूटन भी रहती है, और इसको वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि अपन लोग कह सकते हैं। फिर आ जाता है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, बल प्रति एकांक लंबाई, यानी न्यूटन पर मीटर। लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है P इज इक्वल्स टू एम इन टू वी, यानी केजी मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति की, तो आवृत्ति होती है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, समय का व्युत्क्रम। समय का व्युत्क्रम है तो सेकेंड इनवर्स आपके पास में ये यूनिट आ जाएगी। सेकेंड इनवर्स को हर्ट्स भी बोलते हैं, HZ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें आप क्या ध्यान रखेंगे कि हमारे घरों में अगर इंडियन सोसाइटीज के अंदर आपसे पूछा जाए कि डोमेस्टिक पावर सप्लाई यानी घरेलू विद्युत आपूर्ति क्या है, तो कितनी होती है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी। एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। जब हम करंट पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। फिर उसके बाद में आपके पास आ जाता है वर्क और एनर्जी। चाहे कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, दोनों के लिए यूनिट सेम रहती है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। फोर्स हो गया न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर में, तो न्यूटन इनटू मीटर। फिर आ जाता है इम्पल्स या आवेग। इम्पल्स या आवेग प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का, यानी न्यूटन इनटू सेकेंड। ये जो न्यूटन इनटू मीटर लिखा है ना आपने, इसको जूल भी कहा जाता है, इसीलिए एनर्जी की और वर्क की यूनिट जो है न्यूटन इनटू मीटर के साथ साथ जूल भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये कुछ बेसिक यूनिट्स आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। इसके बाद है यूनिट ऑफ डिस्टेंस। दूरी के कुछ मात्रक मैंने यहाँ लिखे हैं। दूरी के मात्रक क्यों लिखे हैं, डिस्टेंस जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी स्मॉल यूनिट्स भी आपके काम आएंगी और लार्ज यूनिट भी आपके काम आएगी। तो पहले तो हम स्मॉल यूनिट्स देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। स्मॉल यूनिट में सबसे पहले आता है नैनोमीटर। नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻৯ मीटर। यानी अगर आप 10⁻⁻9 मीटर कहीं पर ले रहे हैं तो वो नैनोमीटर साइड है। फिर आ जाता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की अगर मैं बात करूं तो एंगस्ट्रॉम जो है इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, अगर आपसे इसके अलावा पूछा जाए भाई एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का कुछ पता है क्या हमको, कि एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की ये एक चीज आप बता सकते हो कि होती है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का आपके पास में होता है एटम रेडियस, परमाणु की त्रिज्या जो है एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है। फिर आ जाता है फर्मी। फर्मी जो है इसको एक चीज और बोली जाती है फेम्टोमीटर। ठीक है, या तो आप इसको फर्मी बोल देते हो, और अगर फर्मी नहीं बोल रहे हैं तो हम इसको बोल देते हैं फेम्टोमीटर।
फर्मी या फेम्टोमीटर की वैल्यू आपके पास में होती है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। इसमें भी एक चीज ध्यान रखेंगे, ये न्यूक्लियस की रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, नाभिक की त्रिज्या को दर्शाता है। न्यूक्लियस रेडियस या नाभिक की त्रिज्या। आपसे पूछा जाए नाभिक की त्रिज्या किस ऑर्डर की होती है, किस क्रम की होती है, तो आप बताएंगे फर्मी ऑर्डर या फेम्टोमीटर ऑर्डर। और फेम्टोमीटर या फर्मी का मतलब 10 की पावर माइनस 15 मीटर। फिर एक डिस्टेंस की हम लोग बोल सकते हैं और यूनिट है, पर वो आजकल हम लोग अगर ट्रेंड में देखें तो नहीं है। डिस्टेंस की एक और यूनिट होती है एक्सरे यूनिट। एक्सरे यूनिट की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 13 मीटर। फिर आ जाती है लार्ज यूनिट। तीन लार्ज यूनिट्स हैं आपके पास, तीन बड़ी इकाइयां हैं। सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई जिसको बोलते हैं। दूसरी है लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष, और तीसरा है पारसेक। अब इनको बहुत ध्यान से सुनना है, ये तीनों लार्ज यूनिट्स होती हैं। बड़ी इकाइयां कौन कौन सी है? तीन है आपके पास में। तीन कौन कौन सी हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष, और पारसेक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को एयू से, इसे एलवाई से, और इसे पी स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब तीनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं बता देती हूँ। अगर आपसे कोई कहे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई, तो आपको क्या करना है? आपको लेना है एक तो सन का सेंटर, सूरज का सेंटर पकड़ना है, फिर अर्थ का सेंटर पकड़ना है और दोनों को मिला देना है। यानी सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की औसत दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ, उसको आप क्या बोल देते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। इसकी वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। कितनी होती है इसकी वैल्यू? 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। फिर लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष की अगर मैं बात करूं, तो लाइट ईयर में भी आपको क्या करता है? आपको क्या ध्यान रखना है? सनलाइट हम तक आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है हम तक, तो जब सूरज की रोशनी पूरे एक साल में हम तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है, यानी पूरे एक वर्ष में सूर्य की रोशनी द्वारा तय की गई औसत दूरी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट ऑफ सन इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या वैल्यू होगी? 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। न्यूमेरिकल्स के अंदर या कई बार ऑप्शंस में 10 की पावर 15 नहीं देके या 9.46 ना देके इसको 10 कंसिडर करोगे, 10 की पावर 15 ये है, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 16 मीटर। कई बार आपको ये 10 की पावर 16 मीटर दिया जाता है। फिर आ जाती है पारसेक। ये तीन जो लार्ज यूनिट्स हैं, ये तीन जो बड़ी इकाई हैं, उनमें भी लार्जेस्ट यूनिट आपके पास पारसेक है। तीन बड़ी इकाइयों में भी सबसे बड़ी इकाई आपके पास क्या है? पारसेक है। क्या होती है पारसेक की वैल्यू, वो मैं आपको बता देती हूँ। पारसेक की वैल्यू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होती है। 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर आपके पास में पारसेक की वैल्यू पाई जाती है। फिर मिलीमीटर अगेन स्मॉल यूनिट होती है, 10 की पावर -3 मीटर। इसमें क्या ध्यान रखेंगे? अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट, तो लार्जेस्ट यूनिट होती है आपके पास में पारसेक। सबसे बड़ी इकाई आपके पास में क्या है? सबसे बड़ी इकाई हमारे पास में है दूरी की पारसेक। ये कुछ यूनिट्स आपको डिस्टेंस की ध्यान रखनी है। दूरी के लिए क्या क्या ध्यान रखेंगे? नैनो मतलब 10⁻⁻⁹, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। एंगस्ट्रॉम जो है एटम की रेडियस, परमाणु की त्रिज्या को दर्शाता है। फर्मी या फेम्टोमीटर जो है 10 की पावर -15 मीटर, जो कि न्यूक्लियस की रेडियस या नाभिक की त्रिज्या को दर्शाता है। एक्सरे यूनिट होती है 10 की पावर -13 मीटर। मिलीमीटर होता है 10 की पावर -3। और तीन बड़ी यूनिट या लार्ज यूनिट्स हैं, कौन कौन सी हैं? पहली है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई, दूसरी है लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष, और तीसरी है पारसेक। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई आपको क्या बताती है? सन के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक की डिस्टेंस, पृथ्वी और सूर्य के केंद्रों के मध्य दूरी। अगर मैं बात करूं लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष की, तो पूरे एक साल में सनलाइट जितना ट्रेवल करती है, पूरे एक साल में सूरज की रोशनी जितनी ट्रेवल करेगी, जितनी यात्रा करेगी, उसको पारसेक लाइट ईयर बोल देंगे, प्रकाश वर्ष बोल देंगे। पारसेक इज द लार्जेस्ट यूनिट। सबसे बड़ी इकाई दूरी की क्या होती है? पारसेक।
वैल्यू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और आपको ये तीनों डिस्टेंसेस भी ध्यान रखनी है इन लार्ज यूनिट्स, बड़ी इकाइयों में। आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है डायमेंशंस या विमाएं। डायमेंशंस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है? अब आपने ये तो बोल दिया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके मेजरमेंट के लिए हम क्या काम में लेंगे? मेजरमेंट के लिए हम काम में लेंगे यूनिट। कोई भी भौतिक राशि है उसके मापन के लिए आप इकाई काम में लोगे। अब वो जो इकाई है उसको फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो पावर लगानी पड़ेगी। वो जो यूनिट्स हैं उसको अगर आप फंडामेंटल यूनिट या मूलभूत मात्रकों के रूप में दर्शाना चाहो तो आपको उस पर घात लगानी पड़ेगी। और उसी पावर या घात को क्या बोल देते हैं? डायमेंशन या विमा। यानी द पावर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट्स इट्स यूनिट इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट। किसी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक के पदों में व्यक्त करने के लिए लगाई गई घात। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने यहाँ रिप्रेजेंटेशन लिखा भी है, एक बार दोबारा लिख देती हूँ। m रेज टू पावर a, l रेज टू पावर b और t रेज टू पावर c। जहाँ m मास या द्रव्यमान है, l लेंथ या लंबाई है और t क्या है? टाइम। और ये जो a b c पावर लगाई है ना, आपने घात लगाई है, इस पावर या घात को आप बोल देते हो डायमेंशन या विमा। जैसे अभी मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। हमने वेलोसिटी पढ़ी, हमने वेग पढ़ा। वेग की यूनिट क्या पड़ी? मीटर पर सेकेंड। मीटर यानी डिस्टेंस, दूरी। दूरी के लिए क्या लिखेंगे? एल, कोई पावर नहीं है यानी 1। सेकेंड यानी टाइम, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा तो 1। L1 एज इट इज, टी ऊपर गया तो +1 की जगह -1, यानी L1 t -1 किसकी डायमेंशन या विमा हो गई आपके पास में? वेलोसिटी या वेग की। तो बेसिकली वेग या वेलोसिटी में आपको करना क्या है? आपको केवल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो भौतिक राशियां हैं, उनको उनके यूनिट्स जो है फंडामेंटल यूनिट उसमें कन्वर्ट करना है। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करना है, भौतिक जो मूल मात्रक है उसमें दर्शाना है। और फंडामेंटल यूनिट्स में जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो पावर लगेगी, घात लगेगी। वही पावर या घात को आपको क्या करना है? यहाँ पर यूज में लेना है। यानी MALB TC, ए बी और सी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन, यानी जो ये घात या पावर है वो विमा को दर्शाएगी। अब मैं आपको एक बहुत सी सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। जैसा मैंने आपको कहा कि पूरी फिजिक्स में यूनिट या डायमेंशन के लिए, इकाई या विमा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास क्या होता है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके पास में फोर्स, बल। अगर आपको फोर्स की डायमेंशन आती है, बल की विमा आती है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका इसका कोई क्वेश्चन गलत कर दे। यानी अगर आपको फोर्स की डायमेंशन आती है तो आप कोई भी दूसरी डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। वो अभी हम देखेंगे भी। कुछ मैंने यहाँ आपके पास में लिखा है टर्म्स, और उसके बाद में हमने क्या किया है? उनकी डायमेंशन यहाँ पर निकाली है। पर सबसे पहले हम यहाँ पर ये फोर्स वाली डायमेंशन पढ़ेंगे, बल वाली विमा पढ़ेंगे। ठीक है? बल है, प्रेशर है, स्पीड वेलोसिटी है, एरिया है, वॉल्यूम है, एक्सेलरेशन है, वर्क एनर्जी है। मैं आपको अलग अलग इसको निकाल के बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग लेते हैं, सबसे पहली जो यूनिट हम लोग निकालेंगे वो किसकी निकालेंगे? फोर्स की, बल की। फोर्स या बल की विमा जो है वो हम लोग निकालेंगे। आपने फोर्स या बल के लिए क्या लिखा? आपने लिखा F इज इक्वल्स टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? m1, मीटर के लिए l1 और सेकेंड स्क्वायर यानी t2। तो क्या आ जाएगा? m1 l1 t2 ऊपर जाके t-2। आपसे कोई रात में नींद में भी उठा के पूछे कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, याद रखनी है। अगर बाकी सारी डायमेंशंस याद रखने से बचना है तो क्या होती है? m1 l1 t-2। दूसरी डायमेंशन की अगर अपन बात करते हैं, दूसरी विमा की अगर अपन बात करते हैं फोर्स के बाद में, बल के बाद में, तो वो है प्रेशर। अब मैं दिखाऊंगी कि कैसे आप फोर्स से निकाल सकते हैं सारी। प्रेशर या जिसको हिंदी में दाब कहा जाता है, प्रेशर या दाब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए तो आप इजीली निकाल सकते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, बल प्रति एकांक क्षेत्रफल।
फोर्स के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, न्यूटन, और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। यानी क्या हो गया आपके पास में यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको पास्कल के नाम से भी जाना जाता है। मैं साथ साथ डिराइव्ड यूनिट भी बता रही हूँ तुमको। इसको किस नाम से जाना जाता है, पास्कल के नाम से भी जाना जाता है। यानी पास्कल किसकी यूनिट हो गई आपके पास में, प्रेशर की। अब डायमेंशन निकालते हैं। न्यूटन के लिए मैंने कहा था याद रखनी है m1 L1 T-2। मीटर स्क्वायर के लिए L2, तो क्या आ जाएगा, m1 एज इट इज, L2 ऊपर गया तो -2 और +1 कितना बचा, -1, यानी L-1 और T-2। ये आपके पास प्रेशर की क्या हो जाएगी, डायमेंशन। तीसरी डायमेंशन हम लोग निकालते हैं प्रेशर के बाद में, किसके लिए निकालते हैं, डेंसिटी। या घनत्व के लिए निकालते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको क्या बताया, मास अपॉन वॉल्यूम। द्रव्यमान अपॉन में आयतन। अब अगर मैं मास के लिए लिखना चाहूँ तो यूनिट होती है केजी, और आयतन के लिए मीटर क्यूब, यानी m1 L3, L3 ऊपर जाएगा तो L-3, m1 L-3 आपके पास क्या हो जाएगी, डायमेंशन। तो आप इस तरीके से डायमेंशंस जो हैं फोर्स की हेल्प से, बल की मदद से निकाल सकते हैं। कुछ डायमेंशन हमने यहाँ लिखी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास डायमेंशन आती है किसकी, सबसे पहले आपके पास डायमेंशन आती है प्रेशर या दाब की। दाब का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, बल प्रति एकांक क्षेत्रफल। फोर्स के लिए मैंने अभी अभी बताया, प्रेशर के लिए m1 L-1 T-2। स्पीड या चाल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी के लिए L1, टाइम के लिए T1, T1 ऊपर गया तो L1 T-1। फिर एरिया या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, L2 लिख सकते हो। तो आपके पास डायमेंशन भी क्या हो गई, L⁻²। फिर वॉल्यूम या आयतन, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, L3 लिख सकते हैं। यानी क्या हो गई इसकी डायमेंशन, L3। फिर एक्सेलरेशन या त्वरण, त्वरण के लिए वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग अपॉन समय, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो L1 अपॉन में T2, L1 एज इट इज, T2 ऊपर गया तो T-2। तो L1 T-2 आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ जाएगी। फिर आ जाता है फोर्स या बल। मैंने कह दिया फोर्स या बल के लिए तो ये याद रखना है कि अगर आप अपना नाम भी भूल जाएं तो भी हमें फोर्स या बल की क्या आनी चाहिए, डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 T-2। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर है वर्क और एनर्जी, कार्य या ऊर्जा। फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। तो फोर्स के लिए m1 L1 T-2, और विस्थापन के लिए L1, तो कितना हो जाएगा, m1 L2 T-2। ये आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कुछ डायमेंशंस हो जाएगी। और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो एक्सरसाइज में आपको करनी है, पर अभी आप ध्यान रखेंगे कि ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो आपको ध्यान रखनी है डायमेंशन के लिए। आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे, अपरेटस, कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है ऑल्टीमीटर। ऑल्टीमीटर क्या करता है इसके बारे में बात करते हैं। ऑल्टीमीटर का काम होता है प्लेन्स की हाइट को मेजर करना, जो आपके विमान होते हैं उनकी ऊंचाई को मापना। अब देखो, आपको पता है प्लेन जो है, अगर मैं आपको इंच टेप दे दूं और कहूं कि ये प्लेन उड़ रहा है, जाके हाइट माप के आओ, तो माप सकते हैं क्या, नहीं माप सकते। तो उसके लिए आपको कोई दूसरा ऑपरेटस काम में लेना पड़ेगा, कोई दूसरा उपकरण काम में लेना पड़ेगा। अल्टीमीटर के लिए आप, अल्टीमीटर किसके लिए काम में लेते हैं, जो आपके पास में प्लेन्स होते हैं उनकी हाइट मेजरमेंट के लिए। फिर आ जाता है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है। यानी ये क्या करता है, दाब के बारे में बताता है कि कितना प्रेशर है इन पास्कल्स, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम होता है ना, उसके अंदर। आपको ध्यान रखना है बैरोमीटर का काम होता है प्रेशर मेजर करना या दाब को मापना। फिर हम आ जाते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है,
कैलोरीमीटर का काम होता है हीट को मापना, यानी ऊष्मा का मापन करना। क्या मापता है? अमाउंट ऑफ हीट, ऊष्मा की मात्रा का मापन करता है, आपको बताता है कि किस अमाउंट में हीट आपके पास में है। फिर है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम का काम क्या होता है? ये आपका जो मानव हृदय है, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है डॉक्टर्स में, जो हार्ट के बारे में देखता है, तो इसका मतलब मानव हृदय से रिलेटेड कुछ होगा, ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड होगा। ये मोशन ऑफ ह्यूमन हार्ट को मेजर करता है, यानी जो मानव हृदय की गति है उसके बारे में बताता है। मानव हृदय की गति के बारे में ये क्या करेगा? बताएगा। फिर आगे चलते हैं, डायनमो। डायनमो का काम क्या होता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये सेम काम कौन करता है? मोटर भी करती है। इलेक्ट्रिक मोटर भी सेम काम करती है, डायनमो का एक फॉर्म होती है वो। विद्युत मोटर जब हम पढ़ते हैं तो विद्युत मोटर का भी काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, है ना। डायनेमो का एक काम और होता है, ये एसी करंट प्रोड्यूस करवाता है, प्रोड्यूसेस एसी। इसका एक काम और क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करवाता है। तो क्या ध्यान रखेंगे? इसका काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा ऊर्जा में बदलना, या फिर ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है एसी, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। फिर आ जाता है आपके पास में फेदोमीटर। फेदोमीटर का क्या काम होता है? फेदोमीटर आपको ध्यान रखना है डेप्थ ऑफ ओशियन, समुद्र की गहराई के बारे में आपको बताता है। हम लोग जब भी हाइट मापते हैं ओशियन लेवल से, समुद्र के लेवल से मापते हैं, तो आपको ये क्या बताता है? डेप्थ ऑफ ओशियन, यानी समुद्र की गहराई के बारे में बताता है। फिर आ जाता है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप क्या होता है? मेडिकल टर्म से रिलेटेड है। एंडोस्कोप क्या होता है? हमारे अंदर के जो आपने, हम लोग बोल सकते हैं अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, है ना, मानव अंग हैं, अंदर के जो भाग हैं, उनकी जांच के लिए आप एंडोस्कोपी करवाते हो, तो वहाँ आप एंडोस्कोप काम में लेते हो। यानी मोस्टली अगर आपको इंटेस्टाइन जांच करवानी है, पेट में आमाशय वगैरह के बारे में जांच करवानी है, तो आप एंडोस्कोपी करवाते हो। फिर आ जाता है हाइड्रोमीटर। अब अगर फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रो की बात की जाए, तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जल, यानी जल से रिलेटेड कुछ होगा, लिक्विड से रिलेटेड कुछ होगा। तो इसका काम होता है मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, यानी द्रवों के आपेक्षिक घनत्व का मापन करता है। ये बहुत कम अप्रेटिसेस हैं, कुछ अप्रेटस ही मैंने यहाँ पर लिखे हैं, पर आपको ध्यान रखने हैं कि ये वो अप्रेटस हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे, तो आपको ध्यान रखना है। ऑल्टीमीटर जो है हाइट ऑफ प्लेन्स, विमान की ऊंचाई मापेगा। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब मापेगा। कैलोरीमीटर अमाउंट ऑफ हीट या ऊष्मा की मात्रा। कार्डियोग्राफ मोशन ऑफ हार्ट, हृदय की गति। डायनमो एसी प्रोड्यूस करवाएगा, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करवाएगा, या फिर क्या करेगा? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। फेदोमीटर का काम होता है समुद्र की गहराई का मापन, यानी ओशियन की डेप्थ को मापता है। एंडोस्कोपी आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनके टेस्ट में काम आता है, शरीर के आंतरिक भागों की जांच के लिए, स्पेशली फॉर इंटेस्टाइन, आपके आमाशय अग्नाशय जो होते हैं उनकी जांच के लिए। और लास्ट में आ जाता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है? हाइड्रोमीटर का काम होता है, जो हाइड्रो का मतलब लिक्विड या वाटर, यानी वाटर की रिलेटिव डेंसिटी निकालना, जल का आपेक्षिक घनत्व निकालना। तो थ्योरेटिकली ये पार्ट इतना सा है, यानी वो जो एक दो क्वेश्चंस आते हैं, अगर आएगा यहाँ से कोई क्वेश्चन तो इन वाले पॉइंट्स में से आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने आज के सेशन में इंक्लूड किए हैं। वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है, डेसिबल इज अ यूनिट ऑफ। डेसिबल किसका मात्रक है? तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, ध्वनि या साउंड, करंट या धारा, और मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। हमें क्या ध्यान रखना है? डेसिबल साउंड की यूनिट होती है, यानी ह्यूमन ऑडिबिलिटी जब चेक करते हैं ना कि मानव के कान कितनी आवाज तक सहन कर सकते हैं, तो उसके लिए एक रेंज दी जाती है, एक परास दी जाती है जो डेसिबल में दी जाती है, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड।
साउंड या ध्वनि। काम खत्म अपना, है ना? आंसर तो बता ही दिया, अब काम खत्म नहीं। ऐसे काम खत्म नहीं करना है। कंपटीशन की अप्रोच ये है कि आपको अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको चारों पर काम करना है। अब आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। फिर है करंट या धारा, धारा की यूनिट होती है एम्पियर। फिर आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। तो ये यूनिट्स भी आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखेंगे? एक तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साउंड या ध्वनि, और बाकी ये 3 यूनिट्स आप एक्स्ट्रा ध्यान इसमें रख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली कनेक्टेड, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। पहला है फोर्स की यूनिट, बल की इकाइयां। क्या क्या दी हुई है? जूल, हॉर्स पावर और टॉर। जूल अश्वशक्ति और टॉर। दूसरा है वर्क की यूनिट, न्यूटन, पास्कल और बार। कार्य की इकाई है न्यूटन, पास्कल और बार। फिर है प्रेशर, प्रेशर की यूनिट पास्कल, बार और टोर। दाब की इकाई हो गई पास्कल, बार और टोर। फिर है वॉल्यूम, वॉल्यूम केजी में, ग्राम में या मीटर में, किस में मापा जाएगा? तो इन क्वेश्चंस को जब अपन एक एक करके ऑप्शंस चेक करते हैं, सबसे पहले फोर्स, पहली यूनिट जो जूल दी गई है वही गलत हो गई, क्योंकि जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क या कार्य की, या फिर एनर्जी की भी बोल सकते हो, ऊर्जा की भी बोल सकते हो। फिर आ गया हॉर्स पावर, अश्वशक्ति। हॉर्स पावर जो है वो यूनिट होती है पावर की, शक्ति की। आपको ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखेंगे? अगर मैं बात करूं 1 हॉर्स पावर की, अगर मैं बात करती हूं किसकी? 1 हॉर्स पावर की, तो 1 हॉर्स पावर में 786 वॉट होते हैं। क्या होते हैं? 786 वॉट पाए जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी पहला तो हो गया गलत। दूसरे में वर्क की न्यूटन दे रखी है, न्यूटन किसकी होती है? फोर्स या बल की, तो ये भी गलत ही हो गया। पास्कल और बार प्रेशर की यूनिट्स होती हैं, दाब की इकाइयां होती हैं। फिर यहाँ पर प्रेशर के लिए पास्कल, बार और टोर, ये तीनों ही प्रेशर या दाब की इकाइयां होती है, पास्कल भी, बार भी और टोर भी। यानी आपका ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर सी। वॉल्यूम ना तो केजी में होगा, ना ग्राम में होगा, ना मीटर में होगा। केजी ग्राम में होगा मास, और मीटर में होगी डिस्टेंस या दूरी। इसका मतलब आपके पास करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। और एक चीज ध्यान रखनी है ये कि अगर आपसे 1 हॉर्स पावर पूछ लिया जाए, एक अश्वशक्ति पूछ ली जाए, तो 786 वॉट एक अश्वशक्ति के अंदर पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर। निम्नलिखित में से खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापने का एक कारण होता है। तारकीय पिंडों से दूरी नहीं बदलती है, डिस्टेंस बिटवीन स्टीलर बॉडीज और सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट चेंजेस। तारकीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण नहीं बदलता है, ग्रेविटेशन ऑफ स्टीलर बॉडीज डू नॉट चेंजेस। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज। और लास्ट है प्रकाश की गति हमेशा समान होती है, स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज सेम। प्रकाश की चाल हमेशा क्या रहती है? समान। अब देखो ऑप्शन ये चारों करेक्ट है, यानी जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ना वो चारों के चारों करेक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए कौन सा करेक्ट होगा वो आपको देखना है। आप जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं, आपकी आपकी जो खगोलीय इकाइयां होती हैं, उनको लाइट ईयर में मेजर करते हो, उसका एक कारण होता है, वो कारण आपको यहाँ पर पता चलेगा। देखो, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, करेक्ट है। प्रकाश की गति हमेशा समान होती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश की चाल हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। कैसे? मैं बताती हूँ। स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात की जाए, प्रकाश की चाल की अगर बात की जाए, तो प्रकाश की चाल आपके पास में होती है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आप दुनिया के चाहे किसी भी कोने में चले जाइए, स्पीड जो रहेगी लाइट की या प्रकाश की जो चाल रहेगी वो क्या रहेगी? 3 × 10⁸। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, प्रकाश की चाल क्या है? एक नियत राशि है जो कि नहीं बदल रही, ये एक कांस्टेंट है।
नियत राशि है जो नहीं बदल रही है। इसका मतलब जब भी आप जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस है, खगोलीय दूरियां हैं, उनको लाइट ईयर में मेजर करोगे तो वो भी क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो भी एक नियत मान आएगा। यानी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास रहेगा। कारण मैंने बता दिया है, क्योंकि लाइट की मोशन हमेशा सेम रहती है, स्पीड जो है प्रकाश की वो हमेशा समान रहती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, स्पीड ऑफ लाइट कभी भी चेंज नहीं होती है, प्रकाश की चाल जो है कभी भी परिवर्तित नहीं होती। यानी आपके पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। निम्नलिखित में से स्तंभ ए को स्तंभ बी के साथ सही मिलान करना है। कॉलम ए में मैंने फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि लिखी है, कॉलम बी में यूनिट लिखी है। पहली है इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा, दूसरी है वोल्टेज, तीसरी है कैपेसिटेंस या धारिता, और चौथा है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड करंट के लिए हमने पढ़ ली है यूनिट क्या होती है, एम्पियर्स, यानी फर्स्ट के अंदर आ जाएगा सी। दूसरा वोल्टेज या वोल्टता की यूनिट, नाम से ही पता चल रहा है क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी, यानी सेकंड के अंदर आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड है कैपेसिटेंस या धारिता। पहले तो कैपेसिटेंस क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। धारिता का मतलब है, सपोज मैंने एक पानी का ग्लास आपको दिया और एक वाटर टैंक, घरों पर जो पानी की टंकी आती है ना ब्लैक वाली, वो मैंने आपको दे दी, और मैंने कहा दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर डालो। भाई जितना पानी की टंकी में पानी डाला है ना आपने फुल भर के, उतना ही उस ग्लास में डालो, पॉसिबल है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या है, हर कंडक्टर या हर चालक की अपनी एक कैपेसिटी होती है चार्ज को स्टोर करने की। किसी भी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, द कैपेसिटी और टेंडेंसी टू स्टोर चार्ज बाय एनी कंडक्टर, यानी कोई भी चालक अपनी साइज के अकॉर्डिंग, अपने आकार के अनुसार क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, आवेश को संग्रहित करता है, और उसी को आप कैपेसिटेंस या धारिता जो है वो बोल देते हैं। तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरड, फैरड यानी बी। फिर है मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई यूनिट होती है टेस्ला। तो आपके आंसर पास आंसर आ जाएगा, फर्स्ट के अंदर सी, सेकंड के अंदर डी, थर्ड के अंदर बी, और फोर्थ के अंदर ए। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज इन कंपैरिजन विद अदर। निम्नलिखित में से अन्य की तुलना में सबसे बड़ी इकाई है हेक्टो, डेको, टेरा और गीगा। इनमें से बड़ी यूनिट कौन सी होगी, तो मैं पहले बता देती हूँ कौन सी यूनिट कितनी होती है। हेक्टो होता है 10⁻², डेको होता है 10⁻1, टेरा होता है 10⁻12, और गीगा होता है 10⁻9। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, टेरा हो गया। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी हो गई, टेरा हो गई, क्योंकि 10⁻12 है। सबसे बड़ा इनमें से यही हुआ, सबसे छोटा पूछा जाता तो डेको। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड। पहली यूनिट जो है उसको दूसरी लिस्ट से आपको मेजर क्या करना है, मैच करना है। अपरेटस लिखे हुए हैं और उसका यूज लिखा हुआ है। पहला है यूडोमीटर, दूसरा है थर्मोपाइल, तीसरा है पायरोमीटर, और चौथा है सिस्मोग्राफ। अब ध्यान से सुनते जाना। क्या ध्यान रखेंगे, यूडोमीटर जो है अमाउंट ऑफ रेन को मेजर करता है, वर्षा की मात्रा को मापता है। यानी आपको कई बार जब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं 2 इंच 2.5 mm इतनी बारिश हुई है, वो कहाँ से मेजर की जाती है, यूडोमीटर से, यानी रेन को मेजर करता है। तो रेन या वर्षा को मेजर करता है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, आपके पास चौथा ऑप्शन आ जाएगा, मेजर्स द अमाउंट ऑफ रेन। यानी फर्स्ट के अंदर आपका फोर्थ पॉइंट आ गया। फिर थर्मोपाइल, थर्मो नाम से ही पता चल रहा है कि हीट के बारे में बात कर रहा है, उष्मा के बारे में बात कर रहा है। तो उसमें उष्मा विकिरण की छोटी मात्रा को कौन मापेगा, थर्मोपाइल, यानी कि ये आ जाएगा सेकंड। फिर है पायरोमीटर। पायरोमीटर या पायरोमेट्री जो है फिजिक्स की एक अलग से ब्रांच है। पायरोमेट्री क्या बताती है, आपको बताती है डिटेल्ड स्टडी अबाउट हाई टेम्परेचर, एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर, यानी अत्यधिक मात्रा में उच्च ताप अगर मापने हैं तो पायरोमेट्री से मापे जा सकते हैं। तो उच्च तापमान कहाँ लिखा हुआ है, थर्ड के अंदर, यानी इसमें आ गया आपका थर्ड।
लास्ट है सिज्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ हम सबको पता है कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स को मेजर करता है, यानी भूकंप की मात्रा को मापता है, तो इसमें आ जाएगा फर्स्ट। यानी आपके पास क्या आ गया, आपके पास पहले के अंदर तो आ गया फोर्थ, दूसरे के अंदर आपके पास आ गया सेकंड, थर्ड के अंदर आपके पास आ गया थर्ड, और फोर्थ के अंदर आपके पास आ गया फर्स्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन टॉपिक से रिलेटेड है। आई होप आप सबको यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो पार्ट है उसका बेसिक पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये क्लासेस बहुत अच्छी लगी है तो आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कीजिए। यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम एसएससी एक्सपर्ट नाम से भी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आगे की क्लासेस के बारे में जानकारी मिले। उसके अलावा आप जो है बहुत ही जल्द प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर पाएंगे एसएससी एक्सपर्ट की, जिस पर जितने भी आपके एसएससी एग्जाम हैं उन सब की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको करवाई जाएगी। उन सब का सॉल्यूशन जो है एक ही हैंड पर आपको दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।